डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा यह पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मोमेंट्स। जिसे आपको पता होगा ये चैप्टर नंबर 5 है पॉलिटिकल साइंस का। तो उसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा था, सबसे पहले पावर शेयरिंग क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, और दूसरा जो हमने उसके बाद जो हमने पढ़ा था कि कैसे डेमोक्रेसी में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं, तो सोशल डिफरेंसेस क्या होती है, और जो डिफरेंट सोशल डिविजन्स जो होते हैं जैसे कम्युनलिज्म, कास्टिज्म वगैरह, ये कैसे अफेक्ट करते हैं पॉलिटिक्स को। तो इस डिस्कशन को हम जारी रखेंगे और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे जो स्ट्रगल्स, पॉपुलर स्ट्रगल्स या जो मोमेंट्स होते हैं, वो कैसे डेमोक्रेसी पर असरअंदाज होते हैं। स्टूडेंट, जैसे आप जानते हैं डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग इसलिए की जाती है ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको अवॉइड किया जाए। ये पावर शेयरिंग मुख्तलिफ लेवल्स के दरमियान होती है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट या जो डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट उनके दरमियान होती है, या जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती है उनके साथ पावर शेयरिंग होती है। और मकसद ये चीज़ होता है कि कैसे हम कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करेंगे और जो गवर्नमेंट होगी वो स्मूथली रन करेगी। लेकिन ये हम देख रहे हैं कि जो लोग रहते हैं एक कंट्री में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, उनके मुख्तलिफ व्यूज़ होते हैं और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ भी होते हैं। तो गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उन कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स या व्यूज़ से इनको बैलेंस करे। तो दैट्स वाई हम पावर को शेयर करते हैं। तो उसके अलावा जब हम देखते हैं बहुत सारे जो लोगों की जो कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स होते हैं या कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट्स होते हैं, तो वो अलग अलग होती है। तो डेमोक्रेसी में क्या होते हैं, लोग उन चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर, जैसे वो मोमेंट्स की सूरत में हमारे सामने आते हैं, और इस तरह जो ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में आते हैं, जैसे देखते हैं प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। तो उन ऑर्गेनाइज की सूरत में जो लोग अपनी डिमांड्स को, जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स होते हैं, वो अपनी डिमांड्स को आगे बढ़ाते हैं। तो यही स्टूडेंट्स आज की जो क्लास में हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, उनसे उनका क्या असर होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पर, या कैसे वो इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट को। तो उस डिस्कशन को हम जारी रखेंगे। तो मैं आपको पहले बताऊं, जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था 9th क्लास में, कि पोलैंड में कैसे लोगों ने एक अहम रोल अदा किया है डेमोक्रेटिक जो सेटअप इस्टेब्लिश करने में। तो यहाँ हम दो और एग्जांपल्स ले लेंगे। एक ले लेंगे हम नेपाल की, और दूसरा हम ले लेंगे बोलिविया की। तो जैसे हम पहले नेपाल की बात करेंगे, डेमोक्रेसी मोमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन नेपाल। तो नेपाल में जो डेमोक्रेसी के लिए जो मोमेंट चलाई गई, उसका मकसद क्या था और कैसे वो कामयाब हो गई, और ये मोमेंट कैसे लोगों के लिए एक, जैसे हम कहेंगे, मशाल राह बन गई। तो नेपाल की जब हम बात करते हैं, नेपाल ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट जो वहाँ शुरू हुई है, पॉपुलर मोमेंट, वो 2006 में। तो मोमेंट क्या थी? द मोमेंट वाज एम्ड एट द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये मोमेंट जो उसका मकसद था डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना। तो सवाल पैदा होता है, डेमोक्रेसी रिस्टोर करने की ये मोमेंट क्या थी? तो जैसे आपको पता होगा, नेपाल ये भी जैसे थर्ड वेव कंट्री, जिसको हम कहते हैं थर्ड वेव कंट्रीज, उनमें से एक ये थी। तो
उसमें डेमोक्रेसी जो इस्टेब्लिश हुई वो 1990 में हुई, 1990 में, 1990 में वहाँ डेमोक्रेसी कायम हुई। तो उसमें क्या हुआ, जब डेमोक्रेसी वहाँ कायम हुई तो जो किंग था वो फॉर्मली क्या रहा, हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट यानी नॉमिनल हेड या टाइटलर हेड हम कहेंगे। जो रियल पावर जो थे दैट वाज एक्सरसाइज्ड बाय पॉपुलरली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जो वहाँ जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो या पार्लियामेंट हम कहेंगे, वहाँ यही लोग रियल एग्जीक्यूटिव थे, यही पावर रियल पावर एक्सरसाइज कर रहे थे। और किंग सिर्फ एक हेड ऑफ द स्टेट था, नॉमिनल हेड। तो जिसे ये किंग था, किंग Birendra, who has accepted this transition from absolute monarchy to constitutional monarchy। तो उसकी जो किंग वीरेंद्र था, जिसने जो ये टाइटल रहा था, हेड रहा था, उसने एक्सेप्ट किया था जो ट्रांजिशन हुई फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्की, जहाँ किंग पावरफुल हुआ करता था, अब एक एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। उसको एक जो मिस्टीरियस किलिंग वहाँ हुई है, तो उसमें उसको मारा गया। जो रॉयल फैमिली जो वहाँ थी उन सबको मारा गया 2001 में। इसके बाद क्या हुआ, जो नया किंग आया, किंग ज्ञानेंद्र, जो न्यू किंग बना, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था ये डेमोक्रेटिक आइडियाल्स। उसने वापस किया है, उसने रिवर्स करने की कोशिश की, उसने फिर किंगशिप को स्ट्रांग करने की कोशिश की। और उसने क्या किया, he took advantage of the weakness and unpopularity of the democratic elected government। उसने एडवांटेज लिया, उसने फ़ायदा उठाया, जो कमज़ोरियाँ थी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ थी उसकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाया। और उसने एक दफ़ा फिर 2005 में उसने प्राइम मिनिस्टर को जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ था, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, तो उसको वहाँ डिसमिस किया और जो गवर्नमेंट थी पॉपुलर ग्रुप से डिज़ोल्व किया। और इस तरह जो 2006 में दोबारा मूवमेंट शुरू हुई, दैट वाज एम्ड एट द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। एक पॉपुलर मूवमेंट शुरू हुई 2006 में। तो ये मूवमेंट क्या थी, अब हमने इसका मकसद पढ़ा, क्योंकि पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उसको ख़त्म किया गया, वहाँ फिर मोनार्की लाई गई और लोग उससे खुश नहीं थे। लोगों ने एक मूवमेंट शुरू की फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन 2006 में। तो मूवमेंट कैसे चली, जो तमाम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ थी, उन्होंने एक अलायंस बनाया, जिसको हम SPA कहते हैं, 7 पार्टी अलायंस। तो उन्होंने वहाँ स्ट्राइक की कॉल दी, 4 डे स्ट्राइक कॉल दी। तो उसके बाद फिर उनके साथ जो माओविस्ट्स वो भी उनके साथ मिले। तो उन्होंने जो कॉल दी, तो लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कर्फ्यू इम्पोज किया, लोगों ने कर्फ्यू को तोड़ दिया और लोग जमा हो गए। एक बार लोगों को सप्रेस किया गया, जब 1 लाख लोग जमा हो गए। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे 3 लाख लोग जमा हो गए। तो लोगों की तादाद जो बढ़ती गई, उससे गवर्नमेंट प्रेशराइज हो गया और गवर्नमेंट ने बिल आखिर जो उन्होंने 21 अप्रैल जो 2006 में जो उन्होंने अल्टीमेटम गवर्नमेंट को दे दिया, वो अल्टीमेटम 24 अप्रैल को ख़त्म हुआ। तो ख़त्म होने के साथ साथ गवर्नमेंट प्रेशराइज हो गई। तो जो किंग था वहाँ, किंग वीरेंद्र, तो उसने एक्सेप्ट किया लोगों की डिमांड्स को। इस तरह डेमोक्रेसी वहाँ रिस्टोर दोबारा हो गई। और जो गिरिजा प्रसाद कोइराला, उसको इंटीरियम जो गवर्नमेंट वहाँ बनाई, उसका हेड बनाया गया, इंटीरियम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो उसके बाद फिर वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा बनाया गया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वजूद में आने लगी। इस तरह ये जो इवेंट हुआ, तो 2015 में जो हम देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ वजूद में आ गया। तो नेपाली जो ये मोमेंट थी फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये तमाम जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के लिए एक इंस्पायरेशन रही है। तो ये एक मोमेंट थी, एक मोमेंट, उसको हम मोमेंट कहते हैं। इसी तरह जब हम बोलिविया की बात करेंगे, तो बोलिविया में क्या हुआ, वहाँ जो गवर्नमेंट
गवर्नमेंट थी, और वो सिटी में जो वाटर सप्लाई कर रहे थे, तो उसमें जो म्यूनिसिपैलिटी थी उनके राइटर्स थे, वो म्यूनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी थी, वो सप्लाई कर रहे थे वाटर। लेकिन जो लैटिन अमेरिकन कंट्री थी ये, तो वर्ल्ड बैंक ने बोलिवियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि वो जो वाटर सप्लाई है उसको प्राइवेटाइज करे, उसको किसी कंपनी के हवाले करे ताकि वो वाटर को सप्लाई करे। लेकिन जो एमएनसीज ने जो ही ये चार्ज लिया वाटर सप्लाई की, तो उन्होंने क्या किया, विद इन शॉर्ट टाइम उन्होंने वाटर चार्जेस को ज़्यादा बढ़ाया। और जब हम देखते हैं मंथली बिल्स, तो लोगों की जो मंथली जो वाटर सप्लाई बिल्स थे वो बढ़ने लगी, 1000 तक बढ़ने लगी, जैसे एक मंथ में 1000 रुपया भरने पड़े, उससे भी ज़्यादा। तो इस तरह ये लोग जो थे बोलिवियन पीपल, वो उस चीज़ के खिलाफ खड़ा हो गए और दे वर यूनाइटेड टू स्ट्रगल अगेंस्ट दिस एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। सो एमएनसी के खिलाफ वो खड़ा हो गए जो उस वक्त वाटर कर रही थी सिटी में। तो इस तरह जो स्ट्रगल थी उसमें पहले स्ट्राइक्स हुए, तो फिर गवर्नमेंट ने उनके साथ नेगोशिएशन करने की कोशिश की, लेकिन जब नेगोशिएशन नहीं हुई तो फेल हुई, तो उसके बाद फिर दोबारा स्ट्राइक्स हो गए, तो गवर्नमेंट ने रिप्रेसिव मेजर्स उठाए। लेकिन उसके बाद फिर लोग डिस्पर्स नहीं हुए, लोग डिस्करेज नहीं हुए, उन्होंने दोबारा से स्ट्रगल की, तो बिल आखिर जो एमएनसी है वो वहाँ से भाग गई कंपनी। तो ये जो वाटर सप्लाई एक बार फिर म्यूनिसिपैलिटी के हाथ में दे दी गई, और फिर लोगों को उसी ओल्ड रेट्स पर वाटर सप्लाई की गई। तो इस तरह जब हम देखते हैं जो पॉपुलर स्ट्रगल्स हैं, दे फोर्सेड द गवर्नमेंट टू चेंज देयर एटीट्यूड्स। तो ये देखते हैं हम दोबारा जो लोग एंजॉय करने लगे पुराने राइट्स। तो इसी तरह हम कहते हैं जब डेमोक्रेसी में जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, जब लोग कॉन्फ्लिक्ट डिमांड्स करते हैं, तो जो वो लोग जो पावर होल्ड करते हैं या पावर में होते हैं, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बैलेंस करे, वो उन चीज़ों को बैलेंस करे। तो इस तरह जब हम देखते हैं, दो एग्जांपल जो मैंने आपको दी है, नेपाल और जो बोलिविया की, दोनों अगर हम देखते हैं ये अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग इश्यूज़ हैं। तो लेकिन जो मकसद था कि लोगों की जो वेलफेयर या वेलबीइंग, तो या लोगों को राइट्स प्रोवाइड करना, ये डेमोक्रेसी का बेसिक उसूल होता है। तो स्टूडेंट्स जैसे आप देखते हैं ये दो स्टोरीज, ये हालांकि अगर हम देखेंगे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हैं, उनके डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हैं। जैसे कि आप देखते हैं मोमेंट इन नेपाल जो थी, दैट वाज एम टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। जो स्ट्रगल जो बोलिविया में थी, तो वो क्या थी, वो थी कि एक स्पेसिफिक इशू था, वाटर इशू वहाँ था। तो इसी तरह जैसे हम देखते हैं जो स्ट्रगल या जो मोमेंट थी नेपाल में, वो इस बुनियाद इसके मुतलिक थी कि डेमोक्रेसी जो है उसको उसकी फाउंडेशन को कैसे मजबूत करेंगे। तो जैसे हम देखते हैं बोलिविया में सिर्फ एक स्पेसिफिक इशू पर स्ट्रगल हुई और गवर्नमेंट को राइट किया गया। तो ये चीज़ें जब हम देखते हैं, वो बोथ दी स्ट्रगल्स वर सक्सेसफुल बट द इम्पैक्ट वाज एट डिफरेंट लेवल्स। तो हम देखते हैं दोनों स्ट्रगल्स कामयाब हो गई, लेकिन जो इनका इम्पैक्ट था वो डिफरेंट लेवल्स पर था, वो अलग अलग था, इम्पैक्ट जो था अलग अलग था। लेकिन जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे, जब हम ये देखेंगे कि स्ट्रगल्स और मोमेंट्स का क्या रोल रहता है डेमोक्रेसी में, तो हम देखते हैं जो दोनों स्टोरीज थी, वो उनमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं, उनका अलग अलग है। जो हम देखते हैं पास्ट और फ्यूचर डेमोक्रेसीज, बोथ दीज डेमोक्रेसी इंस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड लेड टू पॉपुलर स्ट्रगल्स। जो दोनों में क्या था, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स थी, जिनकी वजह से जो स्ट्रगल्स हो गई या मोमेंट शुरू हुई है। इसी तरह
दोनों दोनों में हम देखते हैं मास मोबिलाइजेशन हुई, यानी लोग निकल पड़े हैं, लोग जमा हुए हैं, लोगों के जरिए प्रेशर एक्सर्ट किया गया है गवर्नमेंट पर। इसी तरह बहुत इन्वॉल्व क्रिटिकल रोल ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। तो दोनों में जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी उनका एक अहम रोल रहा है। तो लिहाजा इसीलिए हम कहते हैं जो डेमोक्रेसी में लोग जो अपने जो डिमांड्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज्ड मैनर्स में आगे लेते हैं, जैसे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी, जो मैंने आपको पहले ही बताया। तो हाँ, ये मिसाल हम दोनों में देखते हैं, दो जैसे नेपाल में हम देखते हैं या बॉलीवुड में, दोनों जगहों पर पॉलिटिकल पार्टीज का या प्रेशर ग्रुप्स का एक अहम रोल रहा है, जिन्होंने लोगों को ऑर्गेनाइज किया और अपने डिमांड्स को आगे बढ़ा। तो हम जो कंक्लूजन हम निकालेंगे यहाँ तक जो हमने पढ़ा है उसका कंक्लूजन क्या है, तो हम क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी जो है इवॉल्व्स थ्रू पॉपुलर स्ट्रगल्स। एक चीज, डेमोक्रेसी इवॉल्व्स थ्रू पॉपुलर स्ट्रगल्स। जो पॉपुलर स्ट्रगल, जो लोगों की जो जदोजहद होती है, उससे डेमोक्रेसी आगे बढ़ती है। That some significant decisions may take place through consensus and may not involve any conflict at all. तो डेमोक्रेसी में कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिनको कंसेंसस के जरिए हल किया जाता है, जिनके जरिए कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई तजाद नहीं होगा, कोई तसादुम नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिन पर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं, जब डिफाइंग मोमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, हमेशा जो कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो that is between those groups who have access power and those who aspire for sharing power. तो अक्सर हम देखते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं डेमोक्रेसी में, वो उन लोगों के दरमियान होते हैं जो पावर में होते हैं, और उन ग्रुप्स के दरमियान होते हैं जो उनकी चाहत होती है कि हमें पावर में थोड़ा शेयर मिले, शेयरिंग पावर। इस तरह these moments come when the country is going through transition to democracy। और ये मोमेंट जो है, स्ट्रगल्स, ये तभी होते हैं जब कंट्री में एक ट्रांजिशन होती है, जैसे मोनार्की से डेमोक्रेसी या किसी और सिस्टम से डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी की ओर जाती है। तो एक ट्रांजिशन होती है, एक तब्दीली होती है, तो उसकी वजह से ये स्ट्रगल्स या मूवमेंट्स होते हैं। इसी तरह या कभी डेमोक्रेसी को एक्सपैंड किया जाता है तो उस वजह से भी ये स्ट्रगल्स होती है, या कभी या डेमोक्रेसी के जो रूट्स है उसको हम डीपन करते हैं, उसको ज़्यादा वाइड करते हैं, तो ये स्ट्रगल्स और मोमेंट शुरू होते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो इमर्ज होते हैं, जो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स रखते हैं, या जो डिफरेंट जो कॉन्फ्लिक्ट डिमांड्स लोगों के होते हैं, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, उनको रिजॉल्व कैसे किया जाता है, तो ये सिर्फ मास मोबिलाइजेशन के जरिए इनको रिजॉल्व कर सकते हैं। अक्सर हमने देखा है कि जो जब हम देखते हैं कभी कभी जब कॉन्फ्लिक्ट्स राइज होते हैं तो उनके जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो स्टेट के अपने इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे पार्लियामेंट होती है, कोर्ट होता है, तो जुडिशरी हम कहेंगे, तो ये उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये इंस्टीट्यूशंस खुद उसमें इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये उन इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह जब फिर क्या होता है, जब ये खुद इन्वॉल्व होते हैं, जब ये इंस्टीट्यूशंस उसमें मुलवस होते हैं या हो जाते हैं, तो ये क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा डीप होते हैं, तो फिर आउटसाइड कोई रेजोल्यूशन आता है, आउटसाइड, जिसे हम कहते हैं फ्रॉम द पीपल, जिसको हम कहते हैं मास मोबिलाइजेशन। तो लोगों के जरिए उसका कोई हल निकलता है। तो जैसे मैंने पहले ही कहा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या जो मास मोबिलाइजेशन होती है, ये इनकी बुनियाद जो होती है, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की बुनियाद पर ये आगे लिया जाता है। तो इस तरह जो उन ऑर्गेनाइजेशंस ये गवर्नमेंट पर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है मजबूर हो जाती है या पावर शेयर करने के लिए, या
अपने जो एटीट्यूड्स है अपने पॉलिसीज़ को चेंज करने के लिए। इस तरह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं या मास मोबिलाइजेशन होती है थ्रू दिस ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, उनका एक अहम रोल होता है। तो ये डेमोक्रेसी को एक जो राइट पाथ पर चलने में मदद देते हैं। स्टूडेंट्स, दैट्स इनफ फॉर टुडे। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये मूवमेंट्स और स्ट्रगल्स जो पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइज्ड है वो कैसे चलाते हैं, या प्रेशर ग्रुप्स का क्या रोल रहता है। खुदा हाफिज़।